वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं आतिफ आलम खान आप लोगों को भारतीय इतिहास पढ़ा रहा था और भारतीय इतिहास में हम लोग जो है नंद वंश को खत्म कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वंश था मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश, उस पर चर्चा होनी थी ना। और उस लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध के राजा घनानंद की हत्या की और मगध में नंद वंश के स्थान पर एक नए वंश मौर्य वंश की क्या की नींव रखी। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मौर्य मौर्य साम्राज्य। आगे देखेंगे किस प्रकार मौर्य वंश मौर्य एम्पायर चला था और इसका जो संस्थापक था वो माना गया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगर पूछा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे तो आप बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल जो माना गया है वो कार्यकाल माना गया है 322 से लेके 298 ईस्वी। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनका कार्यकाल कितना था, तो इनका कार्यकाल था 322 से लेकर 298 बीसी। बहुत से रिवर्स में चलती है, ईसा पूर्व बोलते हैं इसमें। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नया वंश स्टार्ट कर दिया जिसको हम बोलते हैं मौर्य वंश। अब ये जो मौर्य वंश है जो स्टार्ट हुआ था इसके विषय में अगर हम जानकारी की बात करें तो कोई भी जो वंश होता है या कोई भी साम्राज्य होता है, कोई भी एम्पायर जो होता है ना, उसके विषय में हमें जानकारियाँ दो रूपों से प्राप्त होती है। चाहे तो वो मौर्य वंश हो या कोई और वंश हो, किसी भी वंश के विषय में जानकारियों के हमेशा दो सोर्सेज होते हैं। एक को हम बोलते हैं साहित्यिक सोर्सेज, लिखित प्रमाण। क्या जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि ऐसा हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, तो ये सारी जानकारी हमें किन लिखित प्रमाणों से मिलती है। और एक होता है कोई साक्ष्य अभिलेखी, वहाँ का कोई ऐसा राजा था, उसका मुकुट कैसा था, उसके सिक्के कैसे थे, है ना, वो क्या क्या यूज करता था, उसने क्या क्या जारी कराया, ये सारे होते हैं अभिलेखी साक्ष्य। तो किसी भी साम्राज्य के विषय में दो चीजें जानकारी देती हैं, अभिलेखी साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। अब मौर्य वंश में भी देखेंगे कि जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना है, जो मौर्य वंश का संस्थापक है, इसके विषय में हमें जानकारी मिलती कहाँ से, क्या ये सही बात है या इसमें कुछ मिलावट है। तो उसके लिए हम सोर्सेज देखेंगे। हम यहाँ से देखेंगे दो चीजें राजा चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, राजा चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो जानकारी है वो मिलती है दो प्रकार से। एक तो इसके देखेंगे साहित्यिक सोर्सेस, साहित्यिक प्रमाण क्या है, दूसरे देखेंगे पुरातात्विक। साहित्यिक सोर्सों में हम ये देखेंगे किन किन किताबों से या किन किन पुस्तकों से हमें मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। तो मौर्यों के विषय में अगर हम जानकारी देखें तो जानकारी हमें मिलती है पुराण, जो कि हिंदू धर्म के आधारशिला भी माने जाते हैं। तो पुराणों में भी मौर्यों के विषय में जानकारी है। इसके अलावा पुराण के अलावा ये पुस्तक जो बोलते हैं मुद्रा राक्षस, ये जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है, इस पुस्तक में भी
मौर्य एम्पायर के विषय में जानकारी मिलती है। कभी कभी सीसीडी एग्जाम में ये पूछ लेगा जो मुद्रा राक्षस है इसकी राइटर कौन है, तो याद रखना विशाख दत्त किसके द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस। और इस मुद्रा राक्षस में बताया है कि भारत में कभी किस प्रकार मौर्य वंश चला था। एक पुस्तक और है कथा सरित सागर, कथा ये जो कथा सागर है इसमें भी बताया गया है कि कभी भारत में मौर्य वंश चला था। और कथित कथा सागर किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई सोमदेव के, सोमदेव के, यानी कथा सागर बताती है कि कभी भारत में मौर्य वंश चला था। इसके अलावा और भी किताबें जैसे एक है बृहद कथा मंजरी, इनको हेमेंद्र ने लिखा है। एक और फेमस किताब है उसको बोलते हैं मेगास्थनीज के द्वारा लिखी इंडिका, है ना, वो बहुत ज्यादा मजबूत सोर्स माना जाता है इन लोगों के विषय में जानकारी देने वाला। तो एक पुस्तक को इसको बोलते हैं इंडिका। इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने, किसने की थी, मेगास्थनीज। तो ये बहुत मजबूत माना जाता है एक तरीके से। मेगास्थनीज जो यूनानी शासक का दूसरा स्टोरी की बात करेंगे मेगास्थनीज कैसे बात पहुंचो, तो ये इंडिका बताती है। इसके अलावा एक पुस्तक है, यह मैं कहूँ एक बौद्ध धर्म का एक बहुत ज्यादा फेमस ग्रंथ है जिसको बोलते हैं दिव्य वदान, दिव्य वदान, कहेंगे दिव्य वादन दे रखा है, दिव्य वादन। ये भी मौर्यों के विषय में जानकारी देता है कि मौर्य लोग थे, मौर्यों का साम्राज्य था। एक हमारे यहाँ है जैन धर्म, और जैन धर्म में जो एक किताब उसका बोलते हैं दिव्य उसको परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। और ये परिशिष्ट पर्वन भी बताता है कि किस प्रकार जो है भारत में मौर्य एम्पायर की नींव रखी गई। तो ये परिशिष्ट पर्वन देखो जैन धर्म से रिलेटेड है ना, ये जैन धर्म का है। और ये पहले ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो बहुत सारे हिंदू धर्म के ग्रंथ, बहुत बौद्ध धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ, ये सारे साहित्यिक सोर्सेज हैं जो बताते हैं हमें किसके बारे में, मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में, कि मौर्यों की उत्पत्ति भारत में कैसे हुई। चलो आगे देखेंगे। अगर हम बात करें पुरातात्विक सोर्सेज की, तो पुरातात्विक सोर्सेज में 3 चीजें ली जाती हैं। एक ली जाती है मुद्रा, कि कौन सी मुद्रा चली, कैसे चली। एक लिया जाता है अभिलेख, वहां पर कोई अभिलेख किसी राजा ने जारी किया हो तो अभिलेख को भी देखते हैं। और तीसरा मृदमान, इनको देखा जाता है पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि मौर्यों के विषय में जानकारी कहां से मिलती है, तो देखो पुराणों से। जब भी आप पुराण पढ़ोगे तो पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। क्या बताया गया है, कि वो एक शूद्र दासी से उत्पन्न पुत्र था, और शूद्रों का शोषण होता था, आपको पहले ही पता है। यहाँ तक कि कहीं ये भी दे रखा है किसी किसी उसमें इतिहासकार ने ये भी लिखा था कि घनानंद की एक दासी थी, शूद्र दासी, उससे उत्पन्न पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य ने उसी पुत्र को तैयार करके उससे घनानंद की हत्या करा दी है ना। लेकिन अभी तक इस विषय में कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो पुराण जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र मानते हैं। क्या मानते हैं, मुद्रा राक्षस जब आप पढ़ोगे विशाख दत्त की, तो मुद्रा राक्षस भी यही कहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति से बिलोंग करता था, वो एक शूद्र था। इसके अलावा आप कथा से सागर देखोगे सोमदेव की, तो वो भी यही कहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शूद्र था। इंडिका पढ़ोगे, इंडिका में भी इसको शूद्र बताया गया है। लेकिन जैसे आप बौद्ध धर्म या जैन धर्म की ओर जाओगे, तो बौद्ध धर्म का जो जन्म है दिव्य वदान दुर्गादास द्वारा उसको लिखा है दुर्गादास ने। तो दिव्य वदान बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र नहीं था बल्कि क्षत्रिय थे। क्या कहता है, क्षत्रिय। और जैसे आप पढ़ोगे परिशिष्ट पर्वन जैन धर्म का, तो परिशिष्ट पर्वन में भी ये बात कही गई है जो हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य
शूद्र नहीं था, क्या था? क्षत्रिय। तो इट्स मीन आप सिंपल वे में ये कह सकते हो सिर्फ दो धर्म, बौद्ध और जैन, इन दोनों धर्मों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय धर्म का बताया गया है। इसके अलावा बाकी जितने भी सोर्सेज हैं ये सारे के सारे ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताते हैं? शूद्र बताते हैं। इन सब के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो लेकर आए थे उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था उनका? तो चाणक्य जब लेकर आए थे तो चाणक्य ने भी एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। ये चाणक्य कौन है? चाणक्य जो है ना, चाणक्य महर्षि चाणक्य के पुत्र हैं। इनके पिता का नाम है ना, इनके पिता का नाम पिता महर्षि चाणक्य। और उस समय चाणक्य बोला जाता था मोर पालने वाला। और इसीलिए इन लोगों का जो राजकीय चिन्ह होता था ना, राजकीय चिन्ह, वो राजकीय चिन्ह भी क्या था? मोर था। तो ये बताया गया है कि इनका राजकीय चिन्ह मोर था और महर्षि चाणक्य के ये पुत्र थे। हालांकि चाणक्य के विषय में जब हम और ज्यादा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इनके कई नाम थे। जैसे बहुत सारे लोग इनको कौटिल्य के नाम से जानते हैं। अगर हम इनके उपनामों के विषय में बात करें, उपनाम, तो बहुत सारे लोग इनको बोलते हैं कौटिल्य। विष्णु, बहुत सारे लोग विष्णु बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं अंशुल, बहुत सारे बोलते हैं अंगुल, कात्यायन, कई नाम, बहुत सारे नामों से जाना जाता है चाणक्य को। इन्होंने सप्तम सिद्धांत दिया था। कौटिल्य सप्तम सिद्धांत जो है ना, उसको बोलते हैं लोग कौटिल्य शासन सिद्धांत। इसमें 7 सिद्धांत दिए गए थे। सप्तम सिद्धांत था वो, उसको लोग बोलते हैं कौटिल्य शासन सिद्धांत। क्योंकि इनकी जो किताब थी ना अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमी से नहीं राजनीति से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? ये संबंधित थी राजनीति से। इसका जो सब्जेक्ट था, इसका जो विषय था वो राजनीति था। और इस अर्थशास्त्र में जो चाणक्य लेकर आए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, उन्होंने भी, अगर हम इसी को देखें तो इस अर्थशास्त्र में भी कुछ बातें कही गई हैं और इस अर्थशास्त्र के अनुसार भी, यानी हम कहें चाणक्य के अनुसार भी, अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र माना, शूद्र माना गया है। यानी इन्होंने भी ये बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। तो इन्होंने भी इसको क्या माना है? इन्होंने भी शूद्र माना है। और इन्होंने भी जब शूद्र माना है तो फिर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति से क्या था? बिलोंग करता था। अभी जो अर्थशास्त्र थी, इस अर्थशास्त्र में कुछ बातें और कही गई। जैसे इसी अर्थशास्त्र में कहा गया, इसी अर्थशास्त्र में, इस अर्थशास्त्र में हमें उल्लेख किया गया पहली बार जहाज बनाने का। किसका? पहली बार जहाज बनाने। तो पहली बार जहाज बनाने का जो उल्लेख हुआ है वो चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में हुआ है। इसी अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है गुण पुरुष का। गुण पुरुषों का जो उल्लेख मिलता है ना, वो भी इसी मिलता है। और चाणक्य की किताब में ही बात की गई है, किसकी? चाणक्य की किताब में बात की गई है कि भू राजस्व की, किसकी?
भू राजस्व की। तो अगर हम अर्थशास्त्र को देखें तो अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित एक पुस्तक थी जिसमें 15 अधिकरण थे। अगर मैं बात करूं इस अर्थशास्त्र में यानी अगर आपसे पूछा जाए कि चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण थे तो आप बताएंगे 15 अधिकरण थे। इसके अलावा इसमें 180 प्रकरण थे और 6000 श्लोक थे। 6000 श्लोक इसमें दिए गए। जहाज रानी किसको कहते हैं? तो वो जहाज रानी को होता है जब हम स्थल मार्ग पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस भी साधन का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं परिवहन। और जब हम जल मार्ग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? जहाज रानी बोलते हैं। और इस जहाज रानी का उल्लेख जो मिला सबसे पहले क्या मिला हमें? अर्थशास्त्र में मिला। गुण पुरुष किसको कहते हैं? तो जो गुण पुरुष जो होते थे ना उस समय के गुप्तचर होते थे। गुप्तचर जैसे आज हमारे यहाँ जो गुप्तचर होते हैं उनको हम बोलते हैं रॉ, है ना, उनको हम बोलते हैं आईवी, उनको हम बोलते हैं सीबीआई वाले, है ना। उस समय जो गुप्तचर विभाग होता था और गुप्तचर विभाग में जो जासूसी का काम करते थे, गुप्त सूचनाएं लेकर दिया करते थे राजा को, उन्हीं को बोला जाता था गुण पुरुष। तो देखो जब गुप्तचर मेल होगा तो बोलेंगे गुण पुरुष, है ना, उनको बोलते थे गुण पुरुष। और जो महिलाएं होती थी, महिलाएं भी गुप्तचर का कार्य करती थी। महिलाएं ऐसे करके मान लो कि मोस्टली राजाओं के शासनकाल में जो महिलाएं होती थी वो अधिकांश गुप्तचर का कार्य करती थी, क्योंकि महिलाओं को एक राजा से दूसरे राजा के भेजा जाता था इसी उद्देश्य से कि ये वहां जाएगी और जाकर वहां की सारी गुप्त सूचनाएं करके हमें क्या करेगी? देगी। और इसके लिए उसको बहुत सारा पैसा भी मिलता था और बहुत सारी गुप्तचरों के बारे में जानकारी भी मिलती है कि कौन किसके शासनकाल में गुप्तचर का कार्य किया करती थी। उन्हीं में से एक थी आम्रपाली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आम्रपाली भी गुप्तचर विभाग का काम करती थी। तो गुप्तचर को बोलते थे गुण पुरुष। भू राजस्व चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया गया है कि उस समय भू राजस्व की जो दर थी वो 1/6 थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंपल वे में आपसे पूछ लेगा कि चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार भू राजस्व की दर कितनी थी? तो आप बताओगे भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6 थी। तो ये जितने भी साहित्यिक सोर्सेस थे वो हमने सारे देख लिए। चंद्रगुप्त मौर्य में कहूँ मौर्य वंश के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पुरातात्विक सोर्सेस की। कैसे सोर्सेस? पुरातात्विक। पुरातात्विक सोर्सेज में हमें बताया था कि जब हम पुरातात्विक सोर्स देखते हैं तो 3 चीजें देखी जाती हैं। एक तो हम लोग देखते हैं मुद्रा, इसको मुद्रा, मुद्रा के अलावा फिर देखते हैं अभिलेखों को, अभिलेख, और अभिलेख के बाद हम देखते हैं मृदा। तो जो मुद्रा है, मुद्रा के बारे में अगर हम बात करें, मुद्रा मनी, तो अगर मुद्रा में सिक्कों की बात करी जाए तो सबसे पुराने हमारे यहाँ सिक्के वो अरहत मुद्रा को माना जाता है। अरहत मुद्रा को बोलते हैं पंचमार्क कॉइन, है ना। तो अगर भारत के इतिहास में बात करी जाए कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा प्राचीन मुद्रा, सर्वाधिक प्राचीन मुद्रा, तो उसको बोलते हैं अरहत मुद्रा, इसको बोलते हैं पंचमार्क कॉइन्स। लेकिन अब हम बात करें मौर्य टाइम पर, तो मौर्यों के टाइम पर जो मुद्रा चलती थी वो 2 प्रकार की चलती थी। एक चलती थी एजी और एक चलती थी सीयू। नहीं, आप कह सकते हो चांदी की मुद्रा और आप कह सकते हो तांबे की मुद्रा।
चांदी की जो मुद्रा थी वो दो प्रकार की चला करती थी, एक को हम बोलते थे पर्ण और एक को हम बोलते थे कर्षा। और जो तांबे की चला करती थी ये भी दो प्रकार की चलती थी, एक को हम बोलते थे मासक और एक को हम बोलते थे। तो अगर पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य में चांदी की कितनी मुद्रा चलती थी, दो, एक पर्ण और एक कर्षा पर्ण, और तांबे की मासक और काकती। उस समय की मुद्रा हमने ये देखा था कि चाणक्य ने यही 1000 कर्षा पर्ण देकर, 1000 कर्षा पर्ण देकर राज की खेल दिखाने वाले बच्चे को खरीदा था, जो आगे चलकर क्या कहलाया, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से लगा गया। लेकिन अगर बात करें इस काल में सर्वाधिक प्रचलन में कौन से वाली मुद्रा थी, तो अभी याद रखना पर्ण थी। कौन सी थी? पर्ण। ये सर्वाधिक प्रचलन में, इसका प्रचलन सबसे ज्यादा था। अभिलेखों में आ जाए, अगर हम अगले अभिलेखों की बात करें तो हमारे यहाँ इसमें अभिलेख जो मिले हैं 3 मोस्टली, वैसे अभिलेख तो कई राजाओं मिले, मोस्टली 3 पे बात करेंगे। एक है चंद्रगुप्त मौर्य, एक है अशोक और एक है रुद्रदामन। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इस चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 अभिलेख जारी किए थे। कितने अभिलेख? 2 अभिलेख। एक को हम बोलते हैं सहगोरा अभिलेख, और एक को हम बोलते हैं महास्थान। और ये दोनों अभिलेख ही हमें जानकारी देते हैं कि मौर्यों के समय में आए हुए अकाल में की गई, मतलब ये दोनों हमें क्या कहते हैं, अकाल के समय राजा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए राहत भरे काल। तो जब अकाल पड़ा था तो किस प्रकार राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता की मदद की और उस समय राहत के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। तो ये जो सहगोरा अभिलेख है ये हमें प्राप्त हुआ गोरखपुर से, यूपी के गोरखपुर से। कहां से? गोरखपुर से। अगर पूछा जाए ये अभिलेख कहां से मिला तो ये मिला यूपी के गोरखपुर से। और अगर बात की जाए महास्थान अभिलेख तो ये बोगरा क्षेत्र से प्राप्त हुआ बांग्लादेश से। कहां से? बांग्लादेश, क्योंकि उस समय बांग्लादेश नहीं था, संपूर्ण भारत ही तो था। ये बांग्लादेश तो बाद में ना, इसको बोलते हैं पूर्व का पाकिस्तान, है ना, जिसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बाद में अस्तित्व में आया, उस समय संपूर्ण हमारा क्षेत्र था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर भी राहत भरे कार्य किए और वहां से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, इसको बोलते हैं महास्थान अभिलेख। इसके अलावा अगर अशोक की बात करें, सम्राट अशोक, द ग्रेट अशोक को मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। अशोक ने तो इतने अभिलेख जारी किए, अगर मैं अशोक के अभिलेख लिखूं तो बोर्ड पड़ जाएगा, लगभग 42 अभिलेख, है ना, जिनमें सारे नहीं पढ़ते हम, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों को हम पढ़ते। तो अशोक के बारे में हम बात करेंगे आगे कि अशोक ने कौन कौन से अभिलेख निकाले थे ना। और ये जो राजा है, राजा रुद्रदामन, इन्हीं के द्वारा एक अभिलेख निकाला गया था, राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जो कि बहुत ज्यादा फेमस अभिलेख है। कभी कभी सिंपल में पूछ लेता है कि जूनागढ़ का अभिलेख, देखो गिरनार अथवा जूनागढ़, ये जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख क्यों फेमस हुआ? ये इसलिए फेमस हुआ, पहली बात इस अभिलेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी है। हमारी लिपि चलती है ब्राह्मी, खरोष्ठी, आगे बताऊंगा, ब्राह्मी थी, खरोष्ठी थी, यूनानी थी, अरामिक थी, कई लिपि होती है भाषा लिखने की शैली। तो ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, पहली बात। दूसरी बात, संस्कृत भाषा में जारी किया गया भारत का ये पहला अभिलेख है, यानी इससे हमें पता चलता है कि हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है।
इसके अलावा इसी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है भारत में स्वयंवर प्रथा के बारे में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि स्वयंवर प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन सा है? आप बताओ कि जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख जो रुद्रदामन के काल में जारी किया गया था, है ना, ठीक है। या फिर हम बात करें कि संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख जारी हुआ, तो भी यही वाला हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई अभिलेख है, उस पर बात करेंगे हम आगे। अभी आप आगे देखते हैं किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, इसलिए बहुत सा इंपोर्टेंट अभिलेख है ना। चलो अब यहाँ से गद्दी पर देखेंगे कि गद्दी पर बैठ गया था राजा चंद्रगुप्त, और ये राजा चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसका टाइम पीरियड मैं आपको बता चुका हूँ। ये 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठेगा, और जब ये गद्दी पर बैठेगा तो अपनी राजधानी बनाएगा। इसने अपनी राजधानी बनाया पाटलिपुत्र, वही पाटलिपुत्र जो कभी कुशलपुर के नाम से जानी जाएगी, वही पाटलिपुत्र जो आगे चलकर पटना के नाम से जानी जाएगी। इसको अपने राजधानी बनाया। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसको बनाया उन्होंने? अपना चाणक्य को बनाया। चाणक्य प्रधानमंत्री थे इनके, और यही सारी नीतियां बनाते थे इनके लिए। इसको लोगों ने उपाधि दी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि धनानंद के अत्याचारों से जनता बहुत दुखी थी, परेशान थी, जनता परिवर्तन करना चाहती थी, और उसी परिवर्तन में जनता ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमें धनानंद से मुक्त करा दे अत्याचारों से। इसीलिए लोगों ने इसको उपाधि क्या दी? मुक्तिदाता। तो ये मुक्तिदाता के नाम से भी जाना है। इन सब के अलावा अगर हम यूनानी ग्रंथों को पढ़ते हैं तो यूनानी ग्रंथों में एंडोकोट्स सेंडोकोप्टस यानी जब हम यूनानी ग्रंथों को देखते हैं तो हम भारत की बात करते हैं। भारत में इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य, उपाधि इसका मुक्तिदाता, लोगों को मुक्ति दिलाने वाला। लेकिन जब भी हम यूनानी ग्रंथ पढ़ते हैं तो यूनानी ग्रंथों में इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य नहीं मिलता। यूनानी ग्रंथों में इसका नाम मिलता है सेंडोकोट्स, एंडोकोट्स और सेंडोकोप्टस। अब ये यूनानी ग्रंथों में इसके नाम अलग अलग मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब गद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब गद्दी संभाली गिरानंद को हरा कर और साम्राज्य अपने में, उसी समय आक्रमण हो गया भारत पर सेल्यूकस निकेटर का। ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? ये सेल्यूकस निकेटर बेटा सिकंदर के सेनापतियों में से एक सेनापति है। उधर सिकंदर की मृत्यु हुई 322 में बेबीलोन में, जो शासक था सिकंदर। उसकी मृत्यु के बाद उसके जितने भी सेनापति थे, क्योंकि उसके अभियान संपूर्ण विश्व में चलते थे, उसके जितने सेनापति थे उनमें उत्तराधिकार को लेकर एक संघर्ष शुरू हो गया, एक युद्ध शुरू हो गया। और उन युद्धों में उसके दो बड़े सेनापति, एक सेल्यूकस निकेटर और एक एंटीगोनस, इन दोनों के बीच अंतिम उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। और इसी अंतिम उत्तराधिकार के युद्ध में सेल्यूकस निकेटर ने एंटीगोनस को पराजित कर दिया, और इस प्रकार संपूर्ण यूनान की गद्दी पर बैठा सेल्यूकस निकेटर। और जब वो संपूर्ण यूनान की गद्दी पर बैठा तो उसने कहा भारत का भी क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, क्योंकि कभी मेरे पूर्ववर्ती राजा, मुझसे पहले वाले राजा सिकंदर के समय पर भारत में अभियान चले थे, गिरानंद बैठा हुआ था गद्दी पर, तो उसने कहा ये हमारा क्षेत्र है और अब वो अधूरा अभियान हम पूरा करेंगे।
उस अधूरे अभियान को पूरा करने के उद्देश्य से सेल्यूकस निकेटर यूनान से निकलकर कहाँ आया, और जब भारत आया तो नंद वंश खत्म हो चुका था, भारत की गद्दी पर बैठा हुआ था चंद्रगुप्त। तो वही एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य और इधर आ गया सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस ये टाइम था बच्चों 305 BC, यानी 305 BC में भारत पर यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का आगमन हुआ। और फिर जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में क्या परिणाम हुए, कौन जीतेगा, किस प्रकार युद्ध होगा, और हर एक युद्ध के परिणाम के बाद उसमें क्या होती है, संधि। इन सब विषय पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसमें बताएंगे कि किस प्रकार भारत के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के छक्के छुड़ा दिए, और वो जो अपने आप को विश्व विजेता का उत्तराधिकारी कहलाता है, उसको भारत में किस प्रकार पराजित होना पड़ा, और फिर उसकी संधि का आधार क्या था, और किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की ख्याति इतनी ज्यादा फैल गई कि उसको यूनान के ग्रंथों तक में उसका नाम लिखा गया, जिसमें हमने देखा सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। इस सब पर बात करेंगे, चर्चा पूरे विस्तार में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।